जीता हुआ मैच हार गई टीम इंडिया। लॉर्ड्स में हार के 1-2 नहीं पूरे 4 गुनहगार। ऐतिहासिक जीत से चूका भारत, पंत का रनआउट पड़ा भारतीय टीम पर भारी। यशस्वी, नायर और गिल का लापरवाह रवैया, राहुल भी नहीं टाल पाए भारत की हार। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला था। मुकाबला लॉर्ड्स में हो रहा था और लॉर्ड्स में 3 दिन तक क्या होगा किसी को कुछ अंदाजा नहीं था, क्योंकि पहले 3 दिन में इंग्लैंड ने जितने रन बनाए उतने ही रन भारतीय टीम ने बना लिए। लेकिन आखिरी के 2 दिनों में जिस तरह से खेल चला, जिस तरह से पारियां चली और जिस तरह से तीखी नोकझोंक हुई, उसे देखकर तो विराट कोहली की याद आ जाए। शुभमन गिल ने अपना एक नया कलेवर दिखाया तो दूसरे खिलाड़ियों ने भरपूर साथ दिया। सिराज फिर से डकैत से भिड़ गए और साथ साथ भारतीय बल्लेबाजों ने जवाब दिया। लेकिन आखिर में आकर भारतीय बल्लेबाज या कहें भारतीय टीम 22 रन बनाने से चूक गई और इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच को जीतने से थोड़ी दूर में कह सकते हैं कल सांसें या कहें दम टूट गई। भारतीय टीम में मुकाबला हार तो जरूर गई, इसके साथ साथ सीरीज में भी अब 2-1 से वो पीछे हो गई है। चौथा मुकाबला 23 तारीख से खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम हारी है मुकाबला कैसे, कौन कौन सी गलतियां हुई और 4 बड़े कौन से गुनहगार है, सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले 4 दिन का पूरा रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए कि पहली पारी में क्या हुआ, दूसरी पारी में क्या हुआ और आखिरी दिन किस तरह से क्या कुछ घटा। तो पहली पारी की बात करें तो इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड इस मैच में बेसबॉल को भूलकर ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था। 3.02 के रन रेट से इंग्लैंड ने पहली पारी में 10 विकेट खोकर 387 रन बनाए थे। इंग्लैंड के लिए इस पारी में जो रूट ने शतक लगाया था, जबकि जेमी स्मिथ और कॉश ने 50 लगाया था। कप्तान स्टोक और ओली पॉप ने 44 रनों की पारी खेली थी। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो बुमराह को 5 विकेट मिले थे, जबकि सिराज और रेड्डी ने 2 सफलताएं हासिल की थी। पहली पारी में इंग्लैंड की टीम जहां 387 रन बना पाती, इससे देखकर लग रहा था कि पिच बहुत कठिन है, बहुत रफ या कहें बहुत टफ होने वाली है बल्लेबाजी। लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजी किस तरह से चली, फटाफट वो भी देख लेते हैं। पहली पारी में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी, लेकिन इस पारी में टीम के लिए केएल राहुल ने 100 रन बनाए थे। वहीं पंत और जडेजा ने 74 और 72 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद भी भारतीय टीम 10 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 387 रन ही बना सकी थी। इस मैच में वोक्स ने इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा 3 विकेट चटकाए थे। इंग्लैंड के 387 के जवाब में भारतीय टीम भी 387 रन ही बना पाई थी, यानी भारत को यहां पर कोई भी बढ़त हासिल नहीं हुई थी, ना ही इंग्लैंड के पास कोई बढ़त बाकी बची हुई थी। लेकिन इस मुकाबले में जो आर्चर 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आए थे, सिर्फ 2 विकेट निकाल पाए थे। इसके अलावा स्टोक्स को भी 2 सफलताएं मिली थी। ये तो बात हो गई पहली पारी की, यानी पहले 3 दिन की। अब आता है चौथा दिन। चौथे दिन की शुरुआत में जब इंग्लैंड उतरती तो उसके पास 10 के 10 विकेट होते हैं, यानी उनकी दूसरी पारी होती। चलिए देख लेते हैं उनकी पारी में क्या हुआ था। बिना किसी बढ़त के ही इंग्लैंड ने दूसरी पारी की शुरुआत की थी और इसमें उन्होंने 10 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। इस पारी में इंग्लैंड के लिए रूट ने सबसे ज़्यादा 40 रन बनाए थे। इसके अलावा दूसरा हाईएस्ट स्कोर 33 रन बनाने वाले स्टोक्स का था। इस पारी में भारत के लिए सुंदर ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए थे। बुमराह और सिराज के खाते में 2-2 विकेट मिले थे। इंग्लैंड की बल्लेबाजी दूसरी पारी में देखकर लग रहा था कि शायद ये पिच बहुत कठिन होने वाली, क्योंकि इंग्लैंड की पारी या कहें इंग्लैंड के बल्लेबाज 10 विकेट खो दिए थे और पूरा दिन भी नहीं खेल पाए थे। आखिरी के 20 ओवर तो टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की थी और टीम इंडिया की बल्लेबाजी वहीं से लड़खड़ा गई थी। क्या हुआ तो दूसरी पारी में, चलिए फटाफट वो देख लेते हैं। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई थी। चौथे दिन ही 20 ओवर से पहले भारत के 4 बल्लेबाज आउट हो गए थे। बिना खाता खोले ही यशस्वी जायसवाल आउट हुए। इसके अलावा करुण नायर ने 14 रन बनाए तो गिल के बल्ले से सिर्फ 6 रन निकले। 5वें दिन तो 100 रन से पहले ही 7 बल्लेबाज आउट हो गए थे। अच्छी लय में नजर आ रहे राहुल भी 39 रन बना सके और इसके अलावा पंत ने 9 रन बनाए। बिना खाता खोले ही सुंदर और 13 रन बनाकर रेड्डी आउट हो गए। 100 रन से पहले भारतीय टीम की जब 7 विकेट गिर गए थे तो लग रहा था मुकाबला शायद टीम इंडिया 100 रनों से हार जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जडेजा एक छोर पर खड़े थे, उनका साथ दे रहे थे। पहले बुमराह ने दिया साथ, बाद में सिराज ने दिया साथ और टी के बाद या कहें आखिरी सेशन में जाकर भारतीय टीम में मुकाबला 22 रनों से हारी। 61 रन बनाकर नाबाद जडेजा मैदान पर खड़े थे। बुमराह ने 5 रन बनाए थे, जबकि सिराज के बल्ले से 4 रन निकले थे। आखिरी कहें बशीर के गेंद पर सिराज सिर्फ ऐसे आउट हुए कि उन्होंने गेंद को स्टॉप किया और गेंद जाकर धीरे धीरे
लुढ़कते हुए स्टंप से टकरा गई और बेल गिर गई, जिसके बाद उन्हें आउट करार दिया गया और इस ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड की टीम ने मुकाबला जीत लिया है। सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन भारतीय टीम को हार कैसी मिली? हार के कारणों की बात करें तो पहला कारण है, जब भारतीय टीम पहली पारी खेल रही थी, राहुल और पंत के बीच 161 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। लेकिन उसी दरमियान कह सकते हैं पंत रनआउट हो जाते हैं और उसके बाद से कह सकते हैं विकेटों का ऐसा पतझड़ आता है कि भारतीय टीम 387 रन ही बना पाती है। दूसरे कारण की बात करें तो टेल एंडर फिर से फ्लॉप हुए। आपको बता दें कि जब भारत का 7वां विकेट गिरा था तो वो 370 रन थे और उसके अलावा 387 रन पहुंचते पहुंचते यानी 10 रन के अंदर टीम इंडिया ने 3 बड़े विकेट कमाए और टीम इंडिया पूरी ऑल आउट हो गई। अगर उस वक्त सुंदर थोड़े अच्छे शॉट खेलते, नीतीश कुमार रेड्डी थोड़ा और दमखम दिखाते, जडेजा थोड़ा और रुकते, तो हो सकता है भारतीय टीम वहां पर 25 से 30 रन एक्स्ट्रा बढ़त हासिल कर लेती, मुकाबला बड़े आराम से जीत सकती थी। तो फिलहाल ये हो गया दूसरा कारण। तीसरे कारण की बात करें तो वो है सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑर्डर फेल होना। दूसरी पारी में जब टीम इंडिया ने चौथे दिन शुरुआत की थी, उस वक्त यशस्वी जायसवाल एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हैं, आर्चर के गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद करुण नायर, जिन्हें काफ़ी समय बाद टीम इंडिया में मौका मिला, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ गेंदें रोकनी थी, वो इस पर भी काम नहीं करते, 14 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। कप्तान गिल भी कह सकते हैं जल्दबाजी करते हैं, शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, विकेट पर रुकना या टिकना नहीं चाहते, 6 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। और कह सकते हैं टीम इंडिया पहले दिन ही या कहें पहली पारी में जब पहले 20 ओवर में ही लड़खड़ा गई थी और इसके बाद हार तो मिल रही थी। अगर बात करें चौथे कारण की तो वो चौथा कारण कोई और नहीं बल्कि एम्पायर पॉल राइफल हैं। अगर राइफल साहब की बात करें तो वो जब भी भारतीय टीम को एज मिलना वाला होता है वहां पर वो आउट देते ही नहीं। ऐसा हुआ था जब सिराज ने रूट को एलबीडब्ल्यू आउट कराने के सटीक अपील की थी, जिसके बाद राइफल ने उन्हें नॉट आउट करार दिया था। बाद में रिव्यू लिया गया तो एम्पायर कॉल्स हुआ, यानी अगर एम्पायर्स वहां पर फैसला करते या कहें सिराज के पक्ष में फैसला देते तो टीम इंडिया रूट को जल्दी आउट कर पाती, तो हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम इतने रन ही नहीं बना पाती। इसके अलावा दूसरा फैसला था जब शुभमन गिल को आउट दिया गया, बल्ले और गेंद पर कोई टच नहीं था या कहें कोई संपर्क का कोई सिग्नल नहीं था, इस सब के बावजूद भी उन्हें आउट करार दिया गया। बाद में जब गिल ने रिव्यू लिया तो उसके बाद वो नॉट आउट हुए। तो ये दिखाता है कि एम्पायर्स कहीं ना कहीं इंग्लैंड के पक्ष में नजर आ रहे थे, उनकी यही पसंदीदा भारतीय टीम को लेट हुई। तो फिलहाल आप किसे मानते हैं टीम इंडिया के हार का गुनहगार? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।